दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया में कुछ ऐसे क्रीचर्स हमला कर दें जो कि अगले एक ही महीने में दुनिया की 95% आबादी का सफाया कर दें। और साथ ही इन क्रीचर्स की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बनाने के लिए पृथ्वी पर आए होते हैं। ये पृथ्वी पर रहने वाले किसी और जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आखिर ये क्रीचर कौन है, इन्हें किसने भेजा है और ये कहां से आए हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जहां पर हमें बताया जाता है कि जमीन के नीचे मौजूद जो सिंक होल हैं उनसे कुछ अनजान क्रीचर्स बाहर आकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और उन पर किसी भी तरह के हथियारों के हमले नाकाम हैं। वो उनसे मर नहीं रहे हैं, लेकिन ऊंची जगहों पर इन क्रीचर से बचा जा सकता है। यानी कि 9000 फीट से ऊंची जगहों पर ये हमले नहीं हो रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी जाती है। और अब इसके 3 साल बाद जहाँ पर हम कोलोराडो के रॉकी माउंटेन को देखते हैं, यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हंटर को कुछ आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। ये लड़का समझ गया था कि वो भयानक क्रीचर इसके पीछे आ रहा है और यहाँ पर हमें उस क्रीचर की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। और इससे पहले वो क्रीचर हंटर को मारता, हंटर एक व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो क्रीचर उस पर हमला नहीं करता। हंटर की जान बच जाती है और ये सफेद लाइन ये बताती है कि आप 8000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। इसके बाद हमें 8460 फीट ऊपर बसे लोस्ट गुल्च रिफ्यूजी एरिया को दिखाया जाता है और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 193। यहाँ पर हम हंटर के फादर बिल को देख पाते हैं और वो अपने बेटे की गई आज की इस गलती के लिए उसे समझाता है। वो उसे समझाता है कि बेटा, तुम्हें 8000 फीट वाली लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हंटर अपने फादर से कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि कहीं आसपास कोई और इंसान तो नहीं है, लेकिन विल उससे कहता है कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारे लंग को सीज कर सकती है जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। दरअसल हंटर के फेफड़ों में कुछ दिक्कत है, इसलिए उसे हर रात ऑक्सीजन पर रखा जाता है और बिल अपनी वाइफ की तरह अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। खैर, अगले सीन में हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है जो कि बिल की वाइफ, जिसका नाम तारा था, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर विल उसे बताता है कि हंटर आज लाइन क्रॉस करके अल्फा फायर रोड देखने के लिए गया था और ये वही जगह थी जहाँ हंटर ने आखिरी बार अपनी मोम को देखा था। कैटी यहाँ पर बिल को समझाती है कि देखो हंटर, इस पूरे इलाके में एक अकेला बच्चा है, तुम उसे कितनी भी समझाने की कोशिश करो वो बाहर जाएगा ही, क्योंकि ये पहाड़ उसके लिए किसी जेल की तरह है। लेकिन विल उससे कहता है कि हम हमले के 3 साल बाद भी जिंदा हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और हंटर को भी ये समझना होगा। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर नीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी गन से एक शील्ड पर फायर कर रही होती है जिस पर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दरअसल ये शील्ड उन्हीं क्रीचर में से एक की खाल का टुकड़ा था, लेकिन ये नीना के हाथ कैसे लगा इस बारे में हम आगे जानेंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन विल जल्दी से आकर वो फिल्टर बदलकर हंटर की जान बचा लेता है। अब ये सब देखकर विल काफी टेंशन में आ गया था, इसीलिए वो मैप खोलकर वेल्डर की जगह देखता है और विल वहां जाने के बारे में सोच रहा था। खैर, अब अगले दिन जब हंटर का बर्थडे था तब विल उससे बताता है क्योंकि तुम्हारे सारे फिल्टर खराब हो रहे हैं इसीलिए मुझे जाना होगा। लेकिन हंटर अपने फादर को जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि ऐसे ही उसकी माँ भी गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन विल उससे प्रॉमिस करता है कि बेटा, मैं जरूर वापस लौटूंगा। अब उसी रात बिल नीना के पास जाता है और उसे हंटर के बारे में बताता है जिस वजह से वो कल वोल्डर के लिए निकलने वाला है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन नीना उसे समझाती है, वो कहती है कि ये नामुमकिन है, तुम उन क्रीचर का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे। जिस पर नीना उससे कहती है कि मैं सारे मैप्स और रास्तों को जानती हूँ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि तुम्हें हमेशा 8000 फीट की ऊंचाई पर रख सके और 8000 फीट से थोड़ा नीचे जाने पर तुम जैसे ही अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे वो तुम्हें तुरंत ही ढूंढ लेंगे और मार देंगे, क्योंकि वोल्डर तक पहुंचने के लिए इसे 2 दिन का समय लगने वाला था।
अब यहाँ पर विल नीना से कहता है कि तुम ही एक ऐसी सर्वाइवर थी जो उन क्रीचर्स से लड़ी थी और जिंदा भी बची थी, और ये सालों से उन पर रिसर्च भी कर रही है। इसे उनसे लड़ने की स्ट्रेटेजी अच्छे से पता है, और वोल्डर में नीना की लैब भी है। क्या पता नीना को वहाँ पर इन क्रीचर्स को मारने का कोई तरीका मिल जाए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि नीना एक रिसर्चर है, और विल की वाइफ तारा भी नीना के साथ ही थी जब उसकी जान गई थी। अब यहाँ पर विल उसे कोलावे माइंस के रास्ते से चलने के लिए बोलता है, जो कि पहाड़ों के बीच से बना हुआ है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि ये रास्ता एक ट्रैप है और अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। लेकिन वो नीना से कहता है कि मुझे इन रास्तों के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि मैंने वहां पर काम किया है। लेकिन नीना को उसका ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर वो वोल्डर तक पहुंच भी गया तो वो एरिया इस ऊंचाई से 2000 फीट नीचे है, जहाँ पर वो क्रीचर आसानी से बिल को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन विल अपना इरादा नहीं बदलता, वो यहाँ से चला जाता है। और वहीं हमें नीना को एक ट्रैकर पर काम करते हुए दिखाया जाता है। खैर अब अगले दिन बिल का साथ देने के लिए उसकी दोस्त कैटी भी आ जाती है, और बिल के मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैटी उसे समझाती है कि विल देखो, हमें एक न एक दिन इन क्रीचर्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों नहीं। इसलिए ये अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में इन्हें नीना भी मिलती है। वो कैटी से पूछती है कि तुम उनका सामना कैसे करोगी, क्योंकि गोलियों का असर उन पर नहीं होता और शायद हम वहां पर मरने वाले हैं। और हमसे उसका मतलब था कि वो भी बिल के साथ इस मिशन पर आ रही थी। यहाँ वो लोग इसकी एरिया का इस्तेमाल करके उन क्रीचर के मोस्ट हंटेड एरिया को पार करने का एक प्लान बनाते हैं। रास्ते में नीना इन्हें अपने उस ट्रैकर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये उन क्रीचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि ये रीपर्स बहुत ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि इस प्लेनेट अर्थ पर किसी भी एनिमल से सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उन क्रीचर को रीपर्स कहा जाता है। अब ये लोग एल्वा फायर रोड के नीचे पहुंच जाते हैं, यानी कि अब इनका सफर 8000 फीट से नीचे का शुरू होगा। अब रास्ते में आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे घोड़ों का एक झुंड दिखाई देता है, जिससे ये बात समझ आ जाती है कि ये रीपर्स, ये क्रीचर सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बना रहे थे। अब जल्द ही ये लोग इसकी एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई थी 7610 फीट। यहाँ पर बिल बताता है कि ऊंची वाली जो चोटी है वो 8000 फीट से ऊपर है, और इसकी के जरिए ये लंबा रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है। लेकिन तभी नीना का ट्रैकर उन्हें सिग्नल देता है कि एक रीपर इनकी तरफ तेजी से आ रहा है। अब यहाँ से ये लोग लाइफ लाइन की तरफ भागते हैं, और कैटी उस रीपर पर कई हमले करती है, और ये सारे हमले रीपर के गुस्से को और बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर ये लोग इसकी की मदद से उस लाइन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीचर इस इसकी को डिलाइन कर देता है। लेकिन किसी तरह से ये सभी लोग उस क्रीचर से बचते हुए उस 8000 फीट की लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, और रीपर उस लाइन के अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा रहता है। अब यहाँ पर एक रिजॉर्ट था जिसमें ये लोग अपनी रात बिताते हैं, और यहाँ पर नीना बताती है कि अपनी 3 सालों की रिसर्च से मुझे ये तो समझ आ गया है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर खाने के लिए मारते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हमारा शिकार करते हैं, इन्हें शिकार करने में मजा आता है। ये रीपर अचानक से जमीन से बाहर आए और एक ही महीने में 95% आबादी खत्म कर दी, वो भी बिना रुके। ये लोगों को मारकर खाते नहीं हैं, कुछ तो जरूर ऐसा है जो इन्हें चार्ज करता है और पावर दे रहा है। खैर अब ये लोग अगली सुबह कॉलवे माइन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8092 फीट। यहाँ पर विल उन्हें बताता है कि ये माइन लेवल 9 है और हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 तक जाना है, जहाँ से हम और ऊंचाई से एक दूसरी साइट पर निकलेंगे। वहाँ से वोल्डर 12 माइन यानी कि वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नीना विल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लाइन 8000 फीट से कम नहीं होगी, क्योंकि माइंस की जो टनल है वो सीधी नहीं होती और ना ही एक हाइट पर होती है, और ऐसा हो सकता है कि हम सेफ लाइन से नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर बिल उनसे कहता है कि हाँ, ये माइन 231 यार्ड यानी 211 मीटर नीचे है सेफ लाइन से। लेकिन नीना सही सोच रही थी, क्योंकि वो रीपर आए थे जमीन के नीचे से, वो किसी भी अंडरग्राउंड जगह पर हो सकते हैं, वो अंधेरे में देख सकते हैं, और माइन के अंदर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी आसानी से कैच कर लेंगे।
अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर जाने पर इन्हें आगे से टनल बंद मिलती है। अब इसलिए ये लोग लेवल 7 से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो सेफ लाइन से 914 मीटर नीचे था। लेकिन नीना बिल से कहती है कि ये तो खुदकुशी हुई, इसलिए बिल उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और अकेला ही ये मिशन पूरा करने के लिए कहता है। लेकिन बाद में ये दोनों भी उसके साथ जाकर ये पूरा मिशन करने के बारे में ठानते हैं और लेवल 7 माइन से नीचे जाने पर इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग रीपर्स की नजर में आ चुके हैं। अब जैसे ये लोग अपनी लाइट्स बंद करते हैं, उन्हें रीपर्स की आवाज आती है। अब इसीलिए वो उनसे बचकर भागने लगते हैं और माइन के एक छोटे होल में जाकर अपनी जान बचाते हैं। ये यहाँ पर अपनी सांसें रोक लेते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ में मौजूद सेंसर से इनकी सांसों को सेंस करने की कोशिश करता है। तभी कैटी को दूसरी तरफ से एक लाइट दिखाई देती है और ये उस रीपर को फ्लेयर की रोशनी से डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी एक रीपर खड़ा था जो कि केटी की जान ले लेता है, उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। अब इस वजह से नीना और विल को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो इस माइन से बाहर निकल जाते हैं। अब केटी का इन्हें दुख तो होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात में एक टूटे हुए घर में रुकते हैं। यहाँ पर इन्हें कार भी मिलती है जो कि अच्छी कंडीशन में थी। अब डिनर के वक्त नीना विल को बताती है कि लैब में पाराक्लस नाम का एक केमिकल है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्यूबिक वर्जन है और मुझे वो चाहिए, क्योंकि नीना का ऐसा मानना था कि हम उन रीपर्स की स्किन को इसलिए भेद नहीं सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं। उनकी बॉडी में किसी तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म है और अगर बुलेट पर पाराक्लस की लेप लगाकर उन पर फायर किया जाए तो ये 1 मिलियन वोल्ट का रिएक्शन करेगा, जिससे एक अनकंट्रोलेबल इंटरनल कन्वर्शन होगा जिससे वो रीपर मारे जाएंगे। लेकिन विल को नीना की ये रिसर्च काफी बेवकूफी वाली लग रही थी। खैर अब अगले दिन ये लोग उस कार की मदद से वोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 5वें फ्लोर पर विल को फिल्टर मिल जाते हैं। लेकिन तभी एक रीपर इन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से ये उससे अपनी जान बचाते हैं। ये लोग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में फायर करके उस रीपर को कुछ देर के लिए धीमा कर देते हैं। अब मौका मिलते ही ये लोग यहाँ से भागकर सीधा नीना की लैब में जाते हैं, जहाँ पर नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को तैयार करने लगती है। यहाँ पर विल को नीना के परिवार की फोटो मिलती है। अब नीना विल को बताती है कि मेरी टीम कोबाल्ट नाम के एक केमिकल से बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को 3 गुना तक बढ़ाने पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर रीपर्स का हमला हुआ और मेरा पूरा परिवार उसमें मारा गया। साथ ही यहाँ पर नीना विल को ये भी बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ तारा को कभी भी अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से ही मेरे साथ आना चाहती थी। विल बोलता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। खैर अब नीना को यहाँ पर एक बार और नाकामयाबी हाथ लगती है, जब वो इस लेप को तैयार करने के बाद उस गोली को रीपर की उस शील्ड पर मारती है। वो शील्ड अभी भी ठीक था। अब नीना विल को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर रीपर्स को मारने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करने थे, जिसमें या तो वो इन रीपर्स को मारेगी या खुद मर जाएगी। अब विल अपने बेटे हंटर की वजह से नीना की बात मानकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और वो पलट जाती है। वहीं इस तरफ एक रीपर भी नीना के करीब आने लगता है। तभी नीना को याद आता है कि अभी तक उसने कोबाल्ट का यूज नहीं किया है, क्योंकि कोबाल्ट बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, तो ये जरूर कन्वर्शन में भी काम आ सकता था। अब इसलिए नीना जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपनी बुलेट पर लगाती है और जैसे ही रीपर नीना पर हमला करने के लिए आता है वो उस पर फायर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिल को दिखाया जाता है, जो कि उस गाड़ी से उठकर ऊंचाई की तरफ भाग रहा था और छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीपर ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर विल उन पर कई गोली चलाता है और आखिर में हार मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक गोली आकर रीपर को लगती है और वो नीचे गिर जाता है और तभी रीपर में एक जोरदार धमाका होता है और वो फट जाता है। और ये गोली नीना ने चलाई थी, यानी कि अब नीना ने इन्हें मारने का तरीका खोज लिया था कोबाल्ट की मदद से। अब यहाँ पर मौजूद जितने भी रीपर्स थे, नीना एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं और यहाँ पर इन रीपर्स के टुकड़े देखकर नीना और विल समझ जाते हैं कि ये रीपर्स कोई असली क्रीचर नहीं थे, बल्कि ये मशीन थे जो कि ना खाते थे, ना सांस लेते थे और ना सोते थे। इनका टारगेट सिर्फ इंसानों को ही खत्म करना था। वो 8000 फीट से ऊपर नहीं जा पाते थे, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा ही बनाया गया था। लेकिन आखिर इन्हें किसने बनाया, इसके जवाब में वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं
अब क्योंकि बचे हुए सभी लोगों को पता लग चुका है कि इन रीपर्स को कैसे मारना है, इसीलिए वो ग्रुप्स में निकल पड़ते हैं इन रीपर्स का शिकार करने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आखिर में हम उन क्रीचर्स को सिर्फ मरता हुआ देखते हैं। दोस्तों, अब इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। इसमें हमें नहीं बताया गया कि आखिर ये क्रीचर्स किसने भेजे हैं, क्योंकि इन रीपर्स की सच्चाई हमें इस फिल्म में नहीं बताई गई है, जिसका पता लगेगा हमें इस फिल्म के अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।